लीजिए बच्चे, आज के सेशन में हम ये आखिरी सवाल करते हैं जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, और इससे रिलेटेड यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैं आपको करवाने लगा हूँ। ये असल में BFD का 2008 का सवाल है और इन्होंने इसको आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी ऐसे ही उठा के डाला हुआ है। फिर आपके एग्जामिनर ने इसको बिल्कुल छापा, इवन 1% चेंज भी उसने नहीं किया। हाँ, ज़ाहिर फिगर्स डेफिनेटली चेंज थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसने टेस्ट किया, ये आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग 2023 का सवाल है। तो वंस हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, सवाल नंबर 10 करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से एक ICAP ने BFD लेवल पे इसी का एक रेप्लिका टेस्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी BFD का 2014 का सवाल है। इसमें थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज है, कह ले कि 85% वैसा ही सवाल है जैसे हम अभी करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटा पढ़ लिया। चलें रिक्वायरमेंट वाइज चलते हैं। इस सवाल को मैं मैथ ही कहूँगा, मैथमेटिक्स कहूँगा, और एक कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने एक हेडिंग आपसे शेयर की थी और यहाँ पे मेंशन्ड है और आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है, और मैंने वहाँ पे बारह लिख भी दिया है कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैश फॉर अ बिजनेस को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यानी अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए जो कैश आता है उसकी सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से क्या मुराद है, इस साल जो हमने जो भी प्रॉफिट्स कमाए उसमें से रिटेंशन की परसेंटेज। जो पुराने रिटेंशंस हैं वो तो सीधी सी बात है इक्विटी का हिस्सा बन चुके हैं। इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये चीज़ दोनों फ़र्क आपके जहन में होने चाहिए। जो आप बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो इवन उसमें इनडायरेक्ट मेथड में जो आप क्या निकालते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमने अपने ऑपरेशन से कितना कैश कमाया है इस साल का जो आपने ऑपरेशन से कैश कमाया है उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो आप यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से क्या मुराद है कि जो आप अपने ऑपरेशंस से जो प्रॉफिट आया है उसमें जो अपने पास रिटेन कर रहे हो, ये उससे मुराद है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए ना वापस। तो जो रिटेंशन की परसेंटेज है, लेकिन वो रिटेन्ड अर्निंग जो कि पिछले साल की पड़ी हुई हैं वो इक्विटी का हिस्सा बन चुकी हुई हैं। नाउ दैट इज पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जहन में रखें। जो आप जानते भी हो, अब तो आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर भी पढ़ चुके हो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी पढ़ चुके हो, और हमने इवन गुज़िश्ता इस चैप्टर में भी पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज़ करके आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फंड करते हो। ठीक है, चलें 12। तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। वहाँ से कैश आ सकता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, या आपके पास बेटा लिक्विड एसेट्स हेल्ड हों जैसे कैश इटसेल्फ है, या बड़ी क्विकली रियलाइजेबल कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई 3-3 माह की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, वो हो सकती हैं। और तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, क्रेडिट लाइन। अब इस तरह से उसने ये सवाल डिज़ाइन किया है कि एक तरफ आपको वो देता है कि मुझे कुछ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरी तरफ सोर्सेज ऑफ कैश फॉर द वर्किंग कैपिटल है। इसकी बेस पे, इस इक्वेशन की बेस पे उसने ये पूरा का पूरा सवाल क्रिएट किया हुआ है। इट इज़ ओनली मैथमेटिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि फ्रॉम वेयर द वर्किंग, हाउ मच वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच वी कैन फंड देम। अब इस सवाल को देखते हैं, रिक्वायरमेंट वाइज चलता हूँ। कहता है कि एज्यूमिंग दैट यू आर द CFO ऑफ द कंपनी, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द फॉलोइंग। पहले कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल फाइनेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव 20% इंक्रीज इन सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर। अगर आप अपनी सेल्स में 20% का इजाफा चाहते हो अगले साल, तो फिर उस सूरत में आपको एडिशनल फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड होगा। फाइनेंस से मुराद ये वाली साइड की बात कर रहा है। ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना है, जहन में रखें सेल्स बढ़ाएंगे तो उससे बेटा COGS भी बढ़ेगा, हम जानते हैं, क्योंकि बेटा जितनी सेल्स बढ़ेगी उतने यूनिट्स बिकेंगे, उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी। और हम बेटा रिलेशनशिप जानते हैं कि बेटा अगर हमारी सेल्स बढ़ती हैं तो सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेटर्स, क्योंकि डेटर्स का फॉर्मूला है सेल्स ओवर 365 इंटू रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। इफ इट इंक्रीजेज दिस इंक्रीजेज इफ, और इसी तरह मैंने जैसे अभी जिक्र किया, अगर सेल्स बढ़ रही है तो COGS भी बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो डेफिनेट सी बात है बेटा आपकी इन्वेंट्री के मामला भी बढ़ेंगे। क्या ख्याल है, इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं, इट जस्ट मेक्स सेंस। तो अभी उसने वैसे बात की है, अभी मैंने सवाल नहीं पढ़ा, कि अगर आप अपनी सेल्स में इजाफा चाहते हो 20% से, तो फिर उस केस में आपको एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट द कंपनी कैन अचीव इफ एक्सटर्नल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल, नंबर 1। नंबर 2, द एडिशनल फाइनेंसिंग इज लिमिटेड टू एन अमाउंट विच विल मेंटेन द एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो। चलो और इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल।
कह रहा है कि आप इंगेज्ड हो मैन्युफैक्चर और बेचने में, मैन्युफैक्चर करने में, बेचने में कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और मैनेजमेंट इन द प्रोसेस है कि वो डेवलप करे एक सेल्स प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। सेल्स डायरेक्टर क्या है कि कह रहा है कि जी हमारा जो मेन हर्डल है ना इन इंक्रीजिंग द सेल्स इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि हमारे पास सिर्फ फाइनेंस नहीं है, हम अगर सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उसके लिए हमें चाहिए पैसा, कैश हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज हमारे पास चल रही है। बात समझ रहे हैं? तो अब उसने बैलेंस शीट शेयर की है आपसे नवंबर 30, 2008 की, और ये सारे के सारे मामला हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, यानी कि टोटल आपकी जो इक्विटी बेटा बनती है वो 700 बनती है ऑर्डनरी, यानी कि ये बुक वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स पुरानी मिला के। फिर लॉन्ग टर्म डेट है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इजाफी इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? कह रहा है इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड, ये बड़ी ध्यान से पढ़ना है, मैथ है सारी। इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड दैट फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स that any increase in sales require an investment of 140% of the additional sales amount in inventories and receivables. Further, the accounts payable of the company also increase by 25% of the additional sales amount. कह रहे हैं आपने अगर कोई भी किसी भी अमाउंट से अपनी सेल्स बढ़ानी है ना, तो उस बढ़ाने वाली सेल्स का 140% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेटा किसके अंदर? ये देखें, इसके दो सेक्शंस आप कर लो बेटा, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। वो कह रहा है कि अगर आपने सेल्स में इजाफा करना है तो उस इजाफी सेल्स का आपको बेटा 140% किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? रिसीवेबल्स में और इन्वेंट्रीज में। और आपको बेटा करंट लायबिलिटीज में कितना इजाफा करना पड़ेगा? 25% कह रहा, 25% इजाफा करना पड़ेगा किसके अंदर? पेबल्स के अंदर, यानी क्रेडिटर्स के अंदर। किसका बेटा? ऑफ द एडिशनल सेल्स अमाउंट। अभी इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर आगे क्या कह रहा है? और ये मैंने इसको अभी प्रूफ करके चला हूँ, ऐसे मैं हवाई बात नहीं कर रहा कि भाई अगर मैंने सेल्स बढ़ानी है तो बढ़ेंगी कैसे बेटा? जब मुझे वर्किंग कैपिटल में इजाफा करना पड़ेगा, डेटर्स में, इन्वेंट्रीज में, और वो पेबल भी कह रहा है उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? कहता है करंट सेल्स कंपनी की कितनी है? 1100 मिलियन, यानी कि अभी 2008 का ईयर जो कंक्लूड हुआ है, ठीक है। वाइल द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10%, यानी कि पैट जो है दैट इज 10% ऑफ योर दिस प्रॉफिट। पॉलिसी कंपनी की क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करती है 20% ऑफ इट्स पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि बेटा मतलब क्या हुआ? ये पॉलिसी अगर 20% की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो 80% की क्या है? रिटेंशन, रिटेन करेंगे। प्रॉफिट के साथ आप दो ही हरकतें कर सकते हैं, या तो डिविडेंड के तौर पे बांट दें या रिटेन कर लें। यानी कि अगर आप अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो ले सकते हैं तो आपकी पॉलिसी क्या है कि 80% पैट आप अपने पास रख सकते हो। ये पॉलिसी है, ये भाई साहब फरमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे मामला हम जो रिक्वायरमेंट है वो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब पार्ट ए पे आते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि एज्यूमिंग के सीएफओ ऑफ द, आप वो सीएफओ हो कंपनी के, तो हाउ मच एडिशनल फाइनेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव 20% इंक्रीज इन सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर। यानी कि अब अगर आप अगले साल में 20% सेल्स का इजाफा चाहते हो तो आपको एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए? अब ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि एक सोर्स ऑफ फाइनेंस तो बड़ा क्लियरली आपके पास अवेलेबल है, और वो क्या है कि अगले साल की जितनी भी इजाफी सेल्स, एग्जिस्टिंग और इजाफी सेल्स, ये जहन में रखें। पिछले साल की सेल्स डिक्लेयर कर रहा है 1100, अनलेस अदरवाइज मेंशन, हम यही एज्यूम करेंगे कि अगले साल भी 1100 मिलियन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी इजाफा है 20%। इसके अलावा ये बिल्ट इन अजम्पशन है। इसी तरह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये जो बात कर रहा है कि 10% ऑफ द सेल रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, अगर ये मुझे कह देता नहीं भाई अगले साल ये एक्सपेक्टेशन है कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% होगा ऑफ द सेल्स रेवेन्यू, हम वो ले लेते। लेकिन अगर उसने ये कह के खामोश हो गया कि कंपनी का, ये देखें ना, ये लाइन पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, करंट सेल्स 1100 है, वाइल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10% ऑफ सेल्स, इतनी बात मेंशन की है। तो हम अब हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा पैट है दैट इज 10% ऑफ द सेल्स अमाउंट। तो यही वाला मामला हमें यहाँ पे रखना है। अब देखें, अब ये इक्वेशन यही है, लेकिन पहला पार्ट वो ये कहना चाह रहा है कि भाई सबसे पहले तो तुम बताओ कि तुम्हें वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज 25% सेल्स, तो जाहिर है मैं इसको इजाफा करके देख लेता हूँ कि कितना वर्किंग कैपिटल इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। फाइनेंस कहाँ से आ सकता है? द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू मी आउट ऑफ ऑल दीज करंटली इन करंट सिचुएशन इज बेसिकली व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और वो क्या है? अगले साल जो भी मेरी सेल्स होंगी एग्जिस्टिंग, वो तो आनी ही आनी है, एज्यूम के 1100 होंगी, प्लस इजाफी कितनी है?
20% है ना, 20% सेल्स का इजाफा करूंगा तो उससे रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा जितना भी होगा वो एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मुझे रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसके अलावा एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मेरे पास और कोई कैश का सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको ऐसे हैंडल कर सकता हूं कि मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाऊं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूं और फिर उसमें से माइनस करूं कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ कैश जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, अगले साल के ऑपरेशंस। और अगले साल के ऑपरेशंस में 1100 की सेल्स प्लस 20% का इजाफा दोनों शामिल हैं। इन दोनों से जो रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी दैट विल बी द सोर्स ऑफ कैश फॉर मी। रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाएगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फाइनेंस दैट आई विल रिक्वायर। कह सकते हैं इट इज द अमाउंट जो कि मैं फॉर एग्जांपल किसके पास जाऊंगा, बैंक का रुख करूंगा कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस चाहिए इतना। बात समझ रहे हैं? तो मैथमेटिक्स है ये, देखिए इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। यानी कि यही इक्वेशन है, मैंने सबसे पहले इक्वेशन इसलिए बनाई कि अगले पार्ट में लगनी ही इक्वेशन है और एक्स आप कैलकुलेट कर रहे होगे। तो ये देखो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और उसमें से माइनस करते हैं वो कैश का सोर्स जो मुझे ऑपरेशन से अवेलेबल है। ये देखें इंक्रीज इन डेटर्स, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? ये देखें उसने क्या कहा है, एडिशनल सेल्स अमाउंट का कितने परसेंट है, अगर हम डेटर्स में और इन्वेंट्री की बात करें 140% कह रहा है ना, तो ये देखें 1100 इसका 20% इजाफा है, ऐसा ही है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है आपकी बेटा क्या, एडिशनल सेल्स इससे एग्री करते हैं। उसने यही कहा है इंक्रीज इन, आप पूरी बात कर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स कह देते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, एडिशनल सेल्स का 140%, यानी कि 1.4 टाइम्स, यही कह रहा है। देखिए एडिशनल सेल्स यही है ना, पिछला साल में सेल्स कितनी थी 1100 और 20%, यही तो इंक्रीमेंट है, यही तो एडिशनल सेल्स है, उसका 140% मतलब 1.4 टाइम्स यू नीड द इन्वेस्टमेंट इन योर डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज। वैल्यू बताएं 308। लेस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। जी सर, इसी तरह से ये देखें 1100 का 20%, इसमें बेटा कितना है 0.25, और अगेन ये एडिशनल सेल्स है तो आपको खैर पता ही है। बताएं कितनी वैल्यू बनती है 55। ठीक है जी, ये कह सकते हैं, चलो मैं इसको यहाँ पर रोक के कह देता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द एडिशनल, यूँ कह सकते हैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एडिशनल हम कह सकते हैं। वैल्यू कितनी है 253। अब ये फाइनेंस कहाँ से होगी, द ओनली ऑपरेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मी इज दैट कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। ये देखें अब मेरे पास अगले साल के ऑपरेशंस क्या हैं, 1100 की सेल, ये देखें नेक्स्ट ईयर ऑपरेशन, क्योंकि ये बच्चों को खटकती है बात, नेक्स्ट ईयर के ऑपरेशंस क्या है 1100 की सेल्स प्लस 1100 का 20%। उसने यही कहा ना कि अगर आप कितना इजाफा चाहते हैं सेल्स में, 20% का इजाफा चाहते हैं, तो ये आपके अगले साल के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, यानी कि अगले साल का सेल रेवेन्यू आपका ये होगा। तो फिर इससे ये देखें इसका कितने परसेंट पैट होता है 10%, इसका 10% पैट है, और बेटा पैट का कितने परसेंट है रिटेन्ड अर्निंग्स 80%। ये है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस अगले साल के ऑपरेशंस का। यहाँ से तो कैश पकड़ें, इसलिए मैंने इतना टाइम इसलिए इन्वेस्ट किया कि पिछली रिटेन्ड अर्निंग्स को नहीं छेड़ना, वो इक्विटी का पार्ट बन गया, वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये अगले साल के ऑपरेशंस हैं कि 1100 जो सेल्स पहले हमारी होती हैं अपनी जगह पे, फिर इजाफी सेल्स, इसका 10% पैट है, हिस्ट्री ये कहती है, और हमारी पॉलिसी क्या है कि हम 80% रिटेन करते हैं। तो सर इसको ज़रा माइनस करते हैं अब यहाँ से, ये देखें लेस कैश फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑपरेशंस। सर ये देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1100 इंटू 1.2 एग्जिस्टिंग सेल्स प्लस एडिशनल सेल्स इसके अंदर ही शामिल है। ठीक है जी, इंटू
10%, ये आपका बेटा पैड आ गया, इंटू 80% रिटेन्ड अर्निंग्स आउट ऑफ इट, वैल्यू 105 पॉइंट। ये है जी सर आपकी एडिशनल फाइनेंस जिसकी आपको ज़रूरत है। लिक्विड एसेट्स तो सवाल में है कोई नहीं, ये देखें इन्हीं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात हुई है ना, ये है, इसका तो जिक्र ही कोई नहीं है। तो सवाल में पूछ रहे कितना एडिशनल फाइनेंस चाहिए, यही तो कैलकुलेट करना था पार्ट ए के अंदर, ये है ही कोई नहीं सवाल के अंदर, वरना ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता, हो सकता है वो कहता कि एक कैश इक्विवेलेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से माइनस कर देते, बाकी की अमाउंट होती जो कि आप जिसके लिए कहाँ का रुख करते, बैंक का रुख करते, कभी मुझे शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस इतनी अमाउंट की चाहिए, अमाउंट बताएं 147 point. This is the additional finance that was required in part number A. Any question? अगेन अगर लिक्विड एसेट्स होता तो बेटा वो यहाँ से माइनस हो जाता, वो भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता, ठीक है। तो ये सवाल पता कैसा है, ये जो हमने पार्ट ए किया है, ये इसमें से जो जो फाइनेंस अवेलेबल था उसको इक्वेशन के इधर ला के माइनस करके और कोई बैलेंसिंग एडिशनल अमाउंट जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली हुई। इसकी शक्ल कुछ ऐसी थी इस सवाल की। अब जब पार्ट बी पे आएंगे वो सवाल सारे के सारे कैसे हैं कि इस तरफ उसने एक बैलेंसिंग, यानी कि जो अभी तो पार्ट ए में उसने खुद बता दिया था ना कि अगर आप सेल्स में इजाफा चाह रहे हो 20%, अगले में आपसे पूछता है कि आप बताएं कि कितनी इंक्रीज इन सेल्स हम अफोर्ड कर सकते हैं अगर ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं तो, यानी कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस तरफ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इस तरफ, और जो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स है वो एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ली है, यानी कि इस इक्वेशन की एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे। देखो क्या कहता है, कहता है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स दैट द कंपनी कैन अचीव इफ एक्सटर्नल फाइनेंसेस आर नॉट अवेलेबल। एक्सटर्नल फाइनेंसेस से क्या मुराद है बेटा, वो STRF अवेलेबल ही कोई नहीं है, लिक्विड एसेट्स तो पहले ही नहीं थे, यानी कि द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर अस वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है तो हम कितना सेल्स में इजाफा एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है बेटा। सिंपल इक्वेशन यही चीज है सारी की सारी, यानी कि नाउ कोई एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, जो यहाँ पे है मेरे पास वही है। अब मुझे x को कैलकुलेट करना है, x विल बी व्हाट, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट दैट आई कैन अफोर्ड गिवन द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हाट इज, दैट इज व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये देखें जरा, ये देखें इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ कैश। ले सर ये देखें इसी चीज को मैं यहां पे बनाने लगा हूं, लेकिन अब एक्सेस आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, लेट एक्स बी परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट, ठीक है सर। ये देखें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यही दो चीजें। इस सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट्स की बात करने लगा हूं। ये देखें 1100 एक्स ऐसे ही इनटू 1.4, ये क्या हो गया, जो भी इजाफी सेल्स थी उसका 140% इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में माइनस, अब ये देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स की बात करने लगा। ये देखो 1100 एक्स इनटू, ये देखें जितनी भी बेटा इजाफी सेल्स थी वो तो एक्स है, वो तो मुझे मालूम नहीं है, उसका 25% इंक्रीज इन द क्रेडिटर्स। फाइनेंस कहां से आएगा, द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर मी इज दिस वन। ये देखें वही जो सेल्स हैं आपकी एग्जिस्टिंग प्लस न्यू सेल्स, उसका पैट उसका 80%, लेकिन इशू क्या है कि जो इजाफी सेल्स हैं उसकी परसेंटेज मुझे मालूम नहीं है, वही तो बतौर एक्स कैलकुलेट करना है। ये देखें 1100 इंटू 1 प्लस एक्स, ये देखें एग्जिस्टिंग सेल्स प्लस एडिशनल सेल्स, ये उसके अंदर दोनों शामिल हैं, इनटू पैट कितना होता है बेटा 10%, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है 80%। इजाफी सेल्स मुझे मालूम नहीं है, ये इक्वेशन मुझे मदद करेगी ये जानने में कि मैं कितनी एडिशनल सेल्स अफोर्ड कर सकता हूँ या सेल्स को बढ़ाना कितना अफोर्ड कर सकता हूँ अगर मेरे पास द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इज द एग्जिस्टिंग सेल्स प्लस दैट एडिशनल सेल्स अमाउंट जो कि मुझे मालूम नहीं है। तो इस पूरी इक्वेशन में से x जो कि अननोन है दैट वाज बेसिकली द एडिशनल सेल्स। इसको जरा x के लिए सॉल्व करें। ये फॉर एग्जांपल ये वैल्यू क्या बनेगी, इंडिविजुअली कर लो, फिर तुम बेशक कैलकुलेटर में डाल लेना, कोई हर्ज नहीं। ये इंडिविजुअल वैल्यूज बताना 1.4 इंटू 1100
1100 इंटू 1.4, सॉरी 1540 x माइनस ये 0.25 इंटू 1100 275x इज इक्वल टू पहले ये इंटू ये करना 0.8 इंटू 0.1 इंटू 1100, बल्कि पहले पैरेंथेसिस कर लें प्लस 1100x इंटू, ऐसे कर लें तो बेहतर। 0.8 इंटू 0.1 बताएंगे तो 0.08 है, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, अब इसको बेशक सॉल्व कर लो। वैसे तो मेरे ख्याल आप उससे भी कर ही सकते थे। ये वैल्यूज़ बता दें इंडिविजुअली क्या है और 88x करें ज़रा फाइंड x क्या है। (0.075) तो 7.5% हो गया। 7.5% बेटा वेरीफाई करो राउंड ऑफ करके, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये कितना बनता है। वैसे अगर हम वैसे निकालना चाहें तो एडिशनल सेल्स कितनी हमारे लिए पॉसिबल है अगर अगले साल के जितना हमारे पास पैसा है जो ऑपरेशन से आएगा उससे देखा जाए तो 1100 ज़रब 0.075 इट मेक्स हाउ मच 82.5 मिलियन का हम इजाफा अफोर्ड कर सकते हैं। ये देखो ना, पहले सवाल में उसने क्या कहा था, पहले पार्ट में कहता था अगर 20% इजाफा चाह रहे हैं, 20% इजाफे से इतना पैसा तो नहीं आएगा, यानी कि 20% इजाफे के लिए इतना पैसा तो नहीं है कि हम ऑपरेशन से सारा ले सके, क्योंकि एडिशनल पर हमें बाहर से लेना पड़ेगा। वो ये है कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस केस में क्या है, सिर्फ जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो इंटरनल ऑपरेशन है, लेकिन उससे सेल सिर्फ कितनी इंक्रीज हो सकती है, ओनली 7.5%। लेकिन अगर आपने 20% सेल्स बढ़ानी है तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको बाहर से पकड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इक्वेशन बनी हुई है, इसमें कोई इशू, पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा, पार्ट बी का सेकंड हिस्सा, उसमें अब उसने एक एरिया और अनलॉक कर दी है, और वो क्या कहता है, कहता है कि एडिशनल फाइनेंस अवेलेबल है बाहर से, कितना, पहले में तो कह रहा है ना एक्सटर्नल फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल, कह रहा है एडिशनल फाइनेंसिंग इज लिमिटेड टू एन एक्सटेंट विच विल मेंटेन द एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो। मजे की बात, अगले साल का जो आपका इजाफी इक्विटी, पहले वैसे एग्जिस्टिंग देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो है कितनी, डेट कितना है आपका देखो जरा, और ये डेट इक्विटी रेशियो आपको मालूम है कौन सा है, कौन सा डाटा, ये लॉन्ग टर्म डाटा, डेट इक्विटी रेशियो, जिसको हम गेयरिंग रेशियो बोलते हैं। इस सवाल में मुझे वैसे इख्तलाफ है कि हम लोग जो अपना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्ग टर्म डेट से फाइनेंस नहीं करते, लेकिन ये इंप्रेशन भाई साहब ये दे रहे हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो STRF नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो गलत है, लेकिन बहरहाल अब सवाल उसने बनाया हुआ तो ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है एडिशनल फाइनेंसिंग टू द एक्सटेंट कि हम एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करें। बेटा डेट कितना है आपका, लॉन्ग टर्म डेट 465 और इक्विटी कितनी है 700, 465 और 700, ये आपकी रेशियो है, यानी कि अगर इतनी इक्विटी है तो उसके प्रोपोर्शन में इतना डेट, एग्रीड। अब वो ये कह रहा है कि हम कितनी एडिशनल डेट फाइनेंस रेज कर सकते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी रेशियो इंटैक्ट रहे। अगले साल आपके ऑपरेशन से ये जो रिसीव हो रहा है ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये किसका ये पार्ट होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ जाती है, इक्विटी में, ये एडिशनल इक्विटी आ रही है, तो एडिशनल इक्विटी की मद में हम एडिशनल डेट कितना रेस कर सकते हैं कि फिर भी आपकी रेशियो वहीं पे खड़ी रहे। सिंपल यूनिट मेथड लगाना है कि अगर ये इक्विटी है तो इतना डेट है, तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं बेटा किससे, एडिशनल इक्विटी से, तो हमारे पास इसके नतीजे में क्या कैलकुलेट हो सकता है, एडिशनल डेट, दैट्स इट। ये जो एडिशनल इक्विटी है वो कौन सी है, यही तो एडिशनल इक्विटी है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 465 ओवर 700 से, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एडिशनल डेट जो कि आप रेज कर सकते हैं, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, इसको रिपीट करें, यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करके क्या करेंगे, ये देखें 1100, इसी को रिपीट कर रहा हूँ पूरे का पूरा, प्लस 1100x, नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, ये पहली कोई, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लो पहले इसकी, इन दो की, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर पाता हूँ।
अब मैं इसी को ना चेंज करने लगा, पार्ट सी बना लेते हैं। अब ये देखें, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सोर्सेज ऑफ कैश में से क्या क्या है, एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स, नेक्स्ट ईयर प्लस एडिशनल डेट, और जाहिर है एडिशनल डेट कितना रेज हो सकता है, इन प्रोपोर्शन टू द एडिशनल इक्विटी दैट वी विल गेट। क्योंकि जाहिर है अगर इतनी इक्विटी के बदले में इतना डेट है, तो अगर इक्विटी बढ़ रही है तो उसके बदले में मैं डेट अपना बढ़ा सकता हूं, क्या ख्याल है, ताकि मेरी ये वाली रेशियो इंटैक्ट रहे। तो अब ये देखें, ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स थी, यानी कि जो एडिशन इन इक्विटी है, इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एडिशन टू इक्विटी। तो इसके अगेंस्ट 1100 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0.1 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है 465/700। यही तो मैं बात कर रहा हूं। ये देखो, अगर इतना इक्विटी है इसके बदले इतना डेट होता है, तो अगर एडिशनल इक्विटी है तो मैं इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करके एडिशनल डेट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये सिर्फ यूनिट मेथड है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है बेटा, एडिशनल इक्विटी इनटू डेट ओवर इक्विटी रेशियो। तो इससे बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एडिशनल डेट। अब एडिशनल फाइनेंस इतना भी अवेलेबल है, अब मैं कितना इंक्रीज इन सेल्स को अफोर्ड कर सकता हूं, बस ये है, और कोई नहीं है चेंज इक्वेशन के अंदर। वो क्या है, वो साइड वही है कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। अब पैसा ना सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से आएगा, कुछ एडिशनल डेट भी आप ले सकते हो, लेकिन इतना डेट रेस करना है कि एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो इंटैक्ट रहे। सिंपल अगर मैथ में तुम्हें दोबारा समझाने बैठूं तो ये देखो ना, अगर इतनी इक्विटी के अगेंस्ट इतना डेट है, तो एडिशनल इक्विटी के अगेंस्ट एडिशनल डेट कितना होगा। तो इसको रीअरेंज करो ना जरा, ये देखो एडिशनल डेट इधर ही रहा, ये उठ के कहां चला गया, वही चीज बन गई। बेसिक यूनिट मेथड करो जरा कैलकुलेट, इसका क्या जवाब है, खुद ही रीअरेंज करें, निकालें कि क्या बनती है वैल्यू एक्स की। थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, लाइक इसमें ये वैसे ही आ जाएगा। ये देखो ना, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे ना। अगर मैं इस स्टेप को ओमिट कर देता हूँ बीच में से, सिंपल सा काम करते हैं, ये था आपकी इसकी वैल्यू ऐसे ही, तो यूँ कर लेते हैं प्लस 8x इंटू 465/700। चलो आप करो, %13.09%। यानी कि अगर इजाफी डेट भी मेरे पास अवेलेबल हो जाए तो फिर उससे मैं कितना इजाफा अफोर्ड कर सकता हूँ। ये पार्ट बी का एडिशनल फाइनेंस था, पार्ट सी का एडिशनल सेल्स थी। पार्ट सी के मुताबिक एडिशनल सेल्स कितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं, 1100 इंटू 0.1309। हाउ मच डज इट मेक, 144 मिलियन का इजाफी सेल्स हासिल कर सकते हैं। फिर भी इतनी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे कहा था कि ये तो खैर एक हाइपोथेटिकल सी परसेंटेज थी कि अगर 20% चाहते हैं तो फिर क्या होगा, 20% चाहते हैं तो बाहर से अच्छा खासा फाइनेंस उठाना पड़ेगा 147 का, क्योंकि अपने ऑपरेशन इतने तगड़े नहीं हैं। अपने ऑपरेशंस का कैश अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसने चेंज नहीं होना, बस वो इससे इफेक्ट होगा। जाहिर है कि कितनी इजाफी सेल्स हैं, जाहिर है फिर उसके हिसाब से उतना आपको रिटेन्ड अर्निंग्स मिल जाएंगे अगले साल के लिए। सो इन पार्ट नंबर सी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उस तरफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, जो एडिशनल रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जो कि एडिशनल इक्विटी कह सकते हैं, बिकॉज द रिटेन्ड अर्निंग्स बिकम पार्ट ऑफ योर इक्विटी। और फिर प्लस एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बाहर से आप क्या ले सकते हो, एडिशनल डेट, लेकिन इन प्रोपोर्शन कि वो इन प्रोपोर्शन टू योर एडिशनल इक्विटी, सच दैट कि आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो इंटैक्ट रहे। लेकिन अगेन मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कहाँ से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट से, जो कि एक प्रेफर्ड अप्रोच नहीं है। कह सकते हैं कि आप इसमें शायद कंजर्वेटिव पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। याद है ना कि कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या होती है, कि जिसमें आप अपना कुछ जो वर्किंग कैपिटल है
इवन जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है किसे फाइनेंस कर रहे होते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये आप अज्यूम करके सवाल कर ले तो कर ले। In conservative, you plan to use the long-term source of finance for your even some of the temporary working capital. अब जरा इस सवाल को पढ़ो, ये जो एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। बस फ़र्क ये है कि वो बैलेंस शीट खोल के दे दी है, वो लगा पता नहीं क्या आ गया, लेकिन वही चीज़ है, ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो उसमें से सर वो सेक्शन उठाना है जो रेलेवेंट है हमारे लिए। बहरहाल इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इवन सिर्फ रिक्वायरमेंट देख लो, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 10 का, बाकी घर जाकर पढ़ लीजिएगा। बजाय इसके कि वो तुम्हें इस तरह से बताता, जैसे सवाल, इस सवाल में क्या था कि करंट एसेट्स में इतना इजाफा चाहिए, वहाँ पे रिसीवेबल्स पे अलग परसेंटेज का इजाफा बता दिया, इन्वेंट्री पे अलग परसेंटेज का इजाफा बता दिया। बाकी नीचे देखो रिक्वायरमेंट देखें, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड टू अचीव 25% इंक्रीज इन सेल्स। उस सवाल में 20% था मेरा ख्याल है, ठीक है। पार्ट बी देखो, एस्टिमेट द मैक्सिमम ग्रोथ, जो कि आप कर सकते हैं इन सिचुएशन में, नो एडिशनल फाइनेंसिंग अवेलेबल, ओनली डेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट दैट एग्जिस्टिंग, कॉपी पेस्ट।